चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थिर विद्युत का। आज का हमारा नया टॉपिक है क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण। ये अपना लेक्चर नंबर 18 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण होता है वो क्या दर्शाता है, माने ये समीकरण क्या बताता है। तो जो इसका समीकरण होता है क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण, वो किसी भी परावैद्युत पदार्थ की आणविक ध्रुवता और उसके परावैद्युतांक के बीच में संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। मतलब जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसकी जो आणविक ध्रुवता होती है जिसको अपन अल्फा से दर्शाते हैं, और उसका परावैद्युतांक होता है जिसे अपन के से दर्शाते हैं, इन दोनों के मध्य क्या बताता है, रिलेशन बताता है, यानी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड के। ठीक है ना। तो ये बताता है क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण। तो इसके लिए अपन डेरिवेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इस चित्र को समझें। ये मान लो बीच का पोर्शन अभी मान लो कि है नहीं, ठीक है ना, केवल और केवल एक प्लेट ये ए है और एक प्लेट ए बी है। तो ए और बी एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है ना। तो इस पर समांतर प्लेट माने जो समांतर प्लेट संधारित्र है, एक वाली प्लेट में प्लस आवेश है, धन आवेश है, ठीक है ना, और दूसरी वाली जो प्लेट है इस पर ऋण आवेश है, ठीक है ना। तो इस पर दूसरे वाले पर ऋण आवेश है, ठीक है। अब इस प्लेट पर जो धन आवेश है तो इसलिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो सिग्मा प्लस सिग्मा होगा, और इस वाली पे माइनस सिग्मा होगा। अब कहेंगे सर ये सिग्मा मतलब क्या होता है। सिग्मा मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पिछले लेक्चरों में हमने कवर किया है। अगर आपने सीक्वेंस से नहीं देखा है तो कम समझ में आएगा, इसलिए आप सीक्वेंस से देखिए ताकि समझ में आए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें धन चार्ज है, धन आवेश है, उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा होगा वो सिग्मा प्लस होगा क्योंकि प्लस आवेश है, और जिसमें माइनस वाली समांतर प्लेट पर माइनस आवेश है इसलिए माइनस सिग्मा होगा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो माना किसी आवेश समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत भरा हुआ है, मान लो इसमें क्या भर दे, एक परावैद्युत पदार्थ ये अपन भर दे रहे, ठीक है ना। तो ये बीच में परावैद्युत पदार्थ है भर दे रहे। अब जब परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो इसमें एक समांतर प्लेट फिर दोबारा काम करेगी, तो अपन इसको ए डैश नाम दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं बी डैश। तो ये जो समांतर प्लेट जैसी काम करेगी तो प्लस के पास जनरेट होगा माइनस आवेश, प्लस से माइनस जनरेट होता है ना, आपको पता है प्लस और माइनस आपस में आकर्षित करते, तो ये आपस में बंधे कब रहेंगे, जब विपरीत आवेश क्यों, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ कौन सा आवेश जनरेट हो जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो इस साइड कौन सा जनरेट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें माइनस है इसलिए माइनस सिग्मा डैश, और इसमें प्लस है इसलिए अपन दर्शाएंगे प्लस सिग्मा डैश से। तो सर डैश क्यों लगाया, क्योंकि देखो प्लस सिग्मा तो अपन ये वाला जो मेन प्लेट थी बड़ी वाली उसको लिया, अब जी परावैद्युत पदार्थ के लिए है तो इसलिए अपन अलग से दिखाएं कि ये परावैद्युत पदार्थ के हिसाब से अपन ने डैश लगा के प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो जब बीच में परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था तो बीच में जो माने ना इलेक्ट्रिक फील्ड थी यानी विद्युत क्षेत्र था वो ई नॉट था, लेकिन अपन ने जब इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा ई वेक्टर, ठीक है ना। इसको ई वेक्टर से दर्शाएंगे। तो अपन ने यही लिखा है हमने यहाँ कि परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में, जब अपन ने ये बीच वाला हमने बोला था ना ये वाला पोर्शन अभी भूल जाओ, ओनली ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो इसके बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई नॉट होगा। तो जब परावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति मतलब जब ये बीच में परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था तो विद्युत क्षेत्र क्या था, ई नॉट था। लेकिन जब अपन ने ये भर दिया, मान लो ये वाला पोर्शन अब परावैद्युत पदार्थ भर दिया यानी परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति हो गई, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा ई वेक्टर होगा। तो अपन ने ले लिया ये ई वेक्टर, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को एक डेरिवेशन करना है, माने क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण निकालना है। तो अब इसको अपन चालू करें। तो मान लीजिए देखो ये परावैद्युत पदार्थ भरा है, और पदार्थ किन से मिलकर बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है ना, छोटे छोटे हिस्से से छोटे छोटे भाग से ऐसे मिलकर बना होता है ये पूरा परावैद्युत पदार्थ। तो अपन मान लीजिए इसमें एक ये है अणु है, मान लो अभी बताने के लिए इतना थोड़ा बड़ा बना दिया, मान लीजिए ये अणु है। तो इस अणु के द्वारा जो फील कर रहा है, जो देखो बीच में क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र फील कर रहा है ये अणु, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा एक अणु पे कितना होगा, ईएम होगा। एम मतलब क्यों, एम क्यों दर्शाया, देखो अणु को बोलते हैं इंग्लिश में मॉलिक्यूल। तो ये जो अणु है एक साइड मान ऋण आवेश है, एक साइड धन आवेश है, फिर देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बीच में है ना तो क्या होता है, इसके बीच में ध्रुवण उत्पन्न होता है, ध्रुवण माइनस थोड़ा सा विस्थापित हो जाए, प्लस इस साइड विस्थापित हो जाता है। पिछले लेक्चरों में हमने जो आपको लिए बताया
है कि ध्रुवण क्या है, सदिश ध्रुवण क्या है, ये सब चीजें अगर देखो वही बात है, दोबारा बार बार नहीं कहेंगे आपको, आपने बता दी, मैंने आपको हमने बता दिया है कि सीक्वेंस से अगर लेक्चर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो है ना देखो एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक अटैच होता है। तो ये ध्रुवण क्या कहलाता है, जब किसी भी, मान लो हमने बताया था ना, जब किसी भी प्लस आवेश, सॉरी, जब किसी भी अणु में जब ये जो धन आवेश और ऋण आवेश से बना होता है, तो ऋण आवेश थोड़ा सा विस्थापित हो जाए, धन आवेश से थोड़ा सा विस्थापित होगा, और ये विस्थापित कब होता है, जब चारों तरफ क्या उपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आती है ना, तो ये चार्ज क्या होते हैं, थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अपने विस्थापन सदिश पढ़ा ना, वही चीज है कि थोड़ा सा इनके आवेश थोड़ा प्लस और माइनस थोड़ा सा विस्थापित हो जाते, इससे इसमें क्या होता है, ध्रुवण उत्पन्न होता है। तो अगर अपन बात करें, ये छोटा सा एक अणु है, और देखो ये जो अपन ने परिणामी विद्युत क्षेत्र ई हुआ है, क्योंकि तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है, कितना हुआ है, ई वेक्टर हुआ है, ठीक है ना, परिणामी ई वेक्टर हुआ है, तो इसके कारण इसमें थोड़ा सा ध्रुवण उत्पन्न होगा। तो इस पर है ना, देखो जब यहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो इस अणु के ऊपर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम बात करें, मान लो ये इतना पार्क है, मान लो इस यहाँ ये चारों तरफ डीजे लगा दिए, माने साउंड स्पीकर लगा दिए। अब इनको अगर अपन चालू करेंगे तो इसकी आवाज अंदर जाएगी, तो चाहे यहां व्यक्ति खड़ा हो, चाहे यहां व्यक्ति खड़ा हो, चाहे यहां व्यक्ति खड़ा हो, आपको इनके साउंड की स्पीकर की आवाज इसको कहीं भी यहाँ पे इन व्यक्तियों को सुनाई देगी कि नहीं देगी। इसी प्रकार से ये जो समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें जब आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा, तो इसका कोई भी जब एक अणु, माने देखो परावैद्युत पदार्थ भरा है ना, और पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, तो ये जो जितने सारे अणु हैं जो है ना विद्युत क्षेत्र को फील करेंगे। जब ये देखो, जब समांतर प्लेट है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, तो जो यहाँ अणु है, जो अपने जो अणु बीच में, वो है ना विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेंगे, फील करेंगे। तो वो ये फील कर रहा है, तो जो वो कितना मात्रा में फील कर रहा है, वो होता है अपन दर्शाते उसको ईएम। देखो परिणामी तो ई वेक्टर है, बिल्कुल ई वेक्टर फील कर रहा है, ई वेक्टर है परिणामी। ये E0 तो तब था जब ये पदार्थ नहीं भरा था, तो अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अनुपस्थिति में था। अब अपन ने पदार्थ भर दिया है, तो अब इसका कोई काम रह नहीं गया है। देखो आपको बता दिया ना, E0 क्या है, अनुपस्थिति, जब ये परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था तब की बात थी, तब के लिए E0 था। अब तो ये काम का नहीं, अब बचा परिणामी ई वेक्टर, ठीक है ना। जब ये दोनों जब पदार्थ भर गए ना, तो पहले तो E0 था, अब हो गया जब ये पदार्थ भर गया तो परिणामी कितना हो गया, ई वेक्टर हो गया। अब ई वेक्टर ये फील कर रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है इस, क्योंकि देखो मान लो, जैसे मान लो ये स्पीकर यहां लगा है मान लो, और ये एक व्यक्ति है ना यहाँ नीचे है ना, बिल्कुल नीचे है, तो उसके लिए थोड़ा कम सुनाई देगा, लेकिन ये कोई पास में तो उसको ज्यादा सुनाई देगा। इसी कारण इस मॉलिक्यूल पे अपन बात करें, इस अणु पे बात करें, देखो अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल, तो इस जो अणु मॉलिक्यूल जो है ना फील कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए अपन कहेंगे एक अणु पर जो विद्युत क्षेत्र फील करेगा वो ईएम होगा। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, और एम मतलब वो मॉलिक्यूल माने अणु पर, एक अणु पर फील कर रहा है ईएम वेक्टर, ठीक है ना। तो ये ईएम वेक्टर का जब है ना अपन प्रैक्टिकली जो वैल्यू निकल के आती है, वो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है ना, ई वेक्टर, सॉरी क्या लिख गया, परिणामी जो ई वेक्टर होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा होती है। कितनी होती है, ई वेक्टर प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट ज्यादा होती है। मतलब देखो जो ये मॉलिक्यूल, देखो परिणामी अब ई वेक्टर है, E0 तो काम खत्म हो गया क्योंकि अनुपस्थिति में था परावैद्युत पदार्थ की, अब भर दिया, उसी का तो अणु है, तो इसलिए है ना जो परिणामी होगा वो ई वेक्टर होगा। तो ई वेक्टर तो फील करेगा, लेकिन हमने ये बताया ना थोड़ा दूर पास के कारण थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपन को देखा गया है कि मॉलिक्यूल पर जो परिणामी आवेश है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, उससे थोड़ा सा ज्यादा फील करता है उस अणु पर विद्युत क्षेत्र। तो वो कितना ज्यादा करता है, ई वेक्टर तो करता है, जो ई मॉलिक्यूल है मतलब उस मॉलिक्यूल पर कितना विद्युत क्षेत्र कर रहा है वो किसके बराबर है, ई वेक्टर के तो बराबर है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट बढ़ जाता है, कितना, P/3 एप्सिलॉन नॉट। ये है ना प्रैक्टिकल से वैल्यू आती है, तो इसको अपन याद कर लें और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे बढ़े। अब देखो परावैद्युत पदार्थ के एक अणु में द्विध्रुव आवेश, देखो हमने बताया था ना ये समांतर प्लेट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, और ये मान लो ये अणु है, ये प्लस आवेश है, यहां माइनस आवेश है मान लें, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है ना तो ध्रुवण उत्पन्न होता है, प्लस थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, माइनस थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, इसके कारण जो ध्रुवण उत्पन्न होता है वो, और एक मॉलिक्यूल पे हो रहा है, इसलिए जो ध्रुवण की मान होगी, पोलराइजेशन वेक्टर होगा, वो पीएम वेक्टर होगा। क्या होगा, पीएम वेक्टर होगा। पी मतलब
तो पोलराइजेशन, लेकिन m फॉर होता है मॉलिक्यूल, माने एक अणु के लिए बता रहे, तो वो कितना होगा pm वेक्टर, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके है ना समानुपाती होता है किसके, जो उस मॉलिक्यूल पे जितनी भी विद्युत क्षेत्र है, उस मॉलिक्यूल पे जितना भी विद्युत क्षेत्र है उसके समानुपाती होता है। देखो इस मॉलिक्यूल पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो किसके समानुपाती होता है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, देखो ये हम देखो पहले ही बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं कि संधारित्र के कारण जब यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो ये फील कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसके समानुपाती होता है, जो ये फील कर रहा है क्या, विद्युत क्षेत्र उस मॉलिक्यूल पर, तो ईएम वेक्टर के समानुपाती होता है। अब देखो अब अपन जब है ना ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर लगता है, और बराबर लगने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो यहां आती है अल्फा, क्या आती है, अल्फा आती है। और हमने शुरू में लेक्चर में बताया था अल्फा क्या है, अल्फा है विद्युत क्षेत्र आणविक ध्रुवता, उसे पराविद्युत पदार्थ की आणविक ध्रुवता है। कौन, जो अल्फा है वो क्या है, आणविक ध्रुवता है। और अपन को आणविक ध्रुवता अल्फा और के बीच, पराविद्युतांक के बीच तो संबंध चाहिए, तो यहां से आ गया अपना अल्फा निकल के आ गया। इसको अगर अपन बात करें तो दे दें समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये समझ में आया। अब अपन बात करें, अब ये जो एक मॉलिक्यूल के लिए बात हुई, किसके लिए पीएम वेक्टर किसके लिए हुई, एक मॉलिक्यूल, ऐसे कितने सारे सैकड़ों मॉलिक्यूल, माने हजारों जितने भी हों, जितना पदार्थ है उस हिसाब से बहुत सारे इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो उन इतने सारे मॉलिक्यूल सभी के लिए जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो पी वेक्टर, देखो मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन पी वेक्टर माने सभी के लिए। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या अगर अपन मान ले n है, ये पूरे जो एरिया है इसमें अगर हम मान ले कि कितने अणु है, n अणु है, तो देखो एक अणु के लिए pm है, तो बहुत सारे अणु के लिए क्या होगा, n इंटू pm वेक्टर, ठीक है ना। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र परिणामी पोलराइजेशन वेक्टर होगा वो पूरे में वो कितना होगा, n pm वेक्टर के बराबर। जैसे आपको पता है ना, एक पेन की कीमत मान लो 5 रुपए है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 5 गुणित 5 कर लेते थे, या 6 पेन की कीमत क्या होगी, 6 गुणित 5 कर लेंगे। इसी प्रकार से तो एक मॉलिक्यूल के लिए pm वेक्टर है, तो n मॉलिक्यूल मान लो, अब देखो पता तो है नहीं कितने इसमें कितने है ना अणु है, तो अपन ने n अणु मान लिए, तो n के लिए कितना होगा, n इंटू pm वेक्टर। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अपन ने ये लिख लिया, बस थोड़ी छोटी छोटी चीज होती है उनको समझने की, ठीक है। अब देखो, अब अपन को पीएम वेक्टर की वैल्यू किससे लेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है, इससे अपन पीएम वेक्टर, देखो ये फॉर्मूला है ना, तो पीएम वेक्टर का मान यहां समीकरण 2 से रख देंगे, तो यहां लिखेंगे अपन समीकरण 2 से, तो अपन ये पी वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, एन रहेगा, और पीएम वेक्टर की वैल्यू क्या है, अल्फा, और ईएम वेक्टर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आया। अब आपको पता है ईएम की वैल्यू अपन ने समीकरण 1 में निकाली थी कि नहीं निकाली थी, ये निकाली थी ना, ईएम की वैल्यू ये निकाली थी, तो अपन अब समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से तो ये पी वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, बराबर एन रहेगा, अल्फा रहेगा, और ईएम वेक्टर की जब मान भरेंगे ना अपन, तो ईएम वेक्टर का मान कितना था अपना, ई वेक्टर था, और उससे थोड़ा सा ज्यादा कितना, पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, तो ये अपन ने जाके वैल्यू मान रख दिया, समझ रहे। अब मान रख दिया, अब इसके आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब देखो अपन को वहां क्या प्राप्त हुआ था, पी वेक्टर, अभी पिछली हमने ये दोबारा लिख दे रहे ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए, ये जो अपन का ये आया ना नीचे सबसे नीचे, वो हमने यहां लिख दिया पी वेक्टर, फिर एन अल्फा, यही आया था, एन अल्फा ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आया था, ये आया। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो ये एक फॉर्मूला याद रखो, जो पी वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई वेक्टर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। जो ये पी वेक्टर होता है, ये फॉर्मूला आप याद रख लो, जैसे आपको सर्वसमीका होती है ना, जो a प्लस बी का वर्ग होल स्क्वायर बराबर a वर्ग प्लस 2b वर्ग प्लस 2ab, ये होता ना, ये फॉर्मूला जैसे याद करते, इसी प्रकार से ये फॉर्मूला याद कर लो, पी वेक्टर किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई वेक्टर की। तो अपन यहाँ पी वेक्टर में वैल्यू पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट जो है अपन इसका वैल्यू रखेंगे पी वेक्टर का किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई वेक्टर, ठीक है ना, बराबर एन अल्फा, और यहां देखो ई वेक्टर हुआ, और पी वेक्टर का यहां भी मान रखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई वेक्टर, ठीक है ना, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये मान भर दिया, समझ में आया आपको। अब ये ऊपर एप्सिलॉन नॉट से नीचे एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कट गया। अब देखो, तो एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 ई वेक्टर, अब देखो ध्यान
से, ये एन अल्फा तो यहाँ एज इट इज रहेगा। अब अपन यहाँ देखो बटे में कुछ नहीं तो एक मान लें, अब इनका लघुत्तम लें, यहाँ 3 बचा यहाँ 1 बचा, तो टोटल लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम लिया तो 3 आया, अब नीचे से नीचे भाग दिया तो 3 और ऊपर गुणा किया तो 3 ई वेक्टर आ गया। ये तो नॉर्मल है ना, गणित बनी जाती है अपन पहले लघुत्तम लेके, प्लस इसके बाद अपन ने 3 से 3 पहले अपन क्या करते हैं, भाग से डिवाइड से भाग करते हैं, यहाँ नीचे इसका नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका भाग देते, हर का हर में भाग दिया तो 3 का 3 में भाग दिया 1 और ऊपर गुणा किया तो वही एज इट इज, तो k-1 और ई वेक्टर यहाँ बचा। समझ में आया, ठीक है ना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट k-, अभी तो ये ऐसे ही चलेगा, फिर अब लास्ट में जब होगा पक्षांतर तब देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो एन अल्फा, अब इसको अपन करें, अब देखो यहाँ 3 ई वेक्टर है प्लस के -1 ई वेक्टर है, तो अपन क्या करेंगे, ई वेक्टर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ई वेक्टर को ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ई वेक्टर को कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, यहाँ बचा यहाँ 3 और यहाँ बचा क्या बचा, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस और फिर k है तो k और -1 है तो -1 और ये कोष्टक बंद। ई वेक्टर अपन ने कॉमन ले लिया और बट्टे में कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट k-1 ई वेक्टर, फिर इसके बाद एन अल्फा। अब देखो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 और प्लस के 2 प्लस के आ गया और यहाँ क्या बचा, ई वेक्टर बचा के नहीं बचा, और यहाँ बटे में कितना आया 3 आया, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया। फिर इसके बाद अगर अपन यहीं आगे ले कि, ठीक है ना, इसके बाद अपन आगे ले रहे हैं तो वहां बचा था, देखो इसी में बता रहे, नहीं तो है ना नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा कि आपको बार बार बोल लिखना पड़ेगा, इसलिए यही बता दें कोष्टक में, यहाँ बता दे रहे, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये पूरा पोर्शन है, फिर यहाँ से चालू कर दे रहे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो सबसे पहले यहाँ जो एन अपन को चाहिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा को बस यहाँ साइड में रखो, बाकी सबको उस साइड पहुंचा दो। तो यहाँ क्या है, एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ क्या है k-1 है और क्या है ई वेक्टर है, ठीक है ना। अब देखो एन यहाँ देखो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके काय में हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद 3 यहाँ डिवाइड में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और इसके बाद ये पूरा पोर्शन जो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा जो गणित की है ना, ये जो आपको है ना पता होनी चाहिए कि नियम वगैरह क्या होते हैं। देखो सिंपल एक और बार बता दें हम आपको, देखो क्या हुआ अपन ने, देखो एन बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुणा होता है, तो एन गुणा अल्फा गुणा और ये पूरा, तो ये पूरा गुणा में ऊपर पोर्शन है तो नीचे आ गया गुणा का भाग में। जब गुणा से पक्षांतर होता तो यहाँ जाके भाग में हो जाता ना, सिर्फ अपन यहाँ अल्फा छोड़ देंगे क्योंकि अल्फा की वैल्यू निकालनी है अपन को, आणविक ध्रुवता की, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि जी एन यहाँ देखो बीच में मल्टीप्लाई में था तो इस साइड जाके कायम हो गया, डिवाइड में चला गया। ये भी ऊपर का पूरा पोर्शन जो कायम था मल्टीप्लाई में था, देखो हर चीज गुणा में, कोई चिन्ह नहीं बीच में गुणा में, तो ये पूरा पोर्शन कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, केवल अल्फा को अपन ने छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ 3 यहाँ नीचे भाग में था यानी डिवाइड में था और उस साइड जाके काय में हो गया, गुणा में, तो ऊपर अपन ने यहाँ क्या कर दिया, गुणा में, यहाँ नीचे बटे में था उस साइड जाके ऊपर गुणा में, तो 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्लियर। ये आई ना बात समझ में। फिर ये बस बचा, अब देखो ई वेक्टर से ई वेक्टर आपका कट गया, तो अल्फा को अपन इस साइड आगे लिख दे रहे हैं, इसको इस साइड लिख दे रहे हैं, तो 3 एप्सिलॉन नॉट k-1 अपॉन n 2 प्लस k, क्या आ गया 2 प्लस k, क्लियर आ गया। ये समझ में आया। जो ये जो समीकरण होता है इसी को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, देखो आपको ये अल्फा आ गया आणविक ध्रुवता और k आ गया परावैद्युतांक। ये परावैद्युतांक है, इनके बीच जो क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण है यही समीकरण कहलाता है क्लाउसियस-मोसोटी समीकरण। लेकिन कई बुकों में क्या होता है, k की वैल्यू की जगह म्यू दिया रहता है, तो हम म्यू वो भी और बता दे रहे। देखो इतना भी लिख दोगे तो पूरा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना है तो आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। हम आपको बता दें, साइड में यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, साइड में आपको फॉर्मूला बताएंगे, म्यू बराबर होता है अंडर रूट के। म्यू बराबर क्या होता है, वर्गमूल के, तो जब वर्गमूल इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा म्यू वर्ग। तो अपन के की जगह जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, म्यू वर्ग रखेंगे। तो 3 एप्सिलॉन नॉट और के की जगह क्या रखेंगे, म्यू स्क्वायर -1 और यहाँ देखो n और 2 प्लस और के की वैल्यू कितनी रखेंगे, म्यू स्क्वायर रखेंगे, क्या रखेंगे, म्यू स्क्वायर। और कई बुकों में है ना के आगे दिया हो 2 पीछे दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको करना हो तो 2 आगे, देखो जिस 3 में से अपन ने 1 घटाया तो 2 बचा, तो अपन ने आगे ही लिख दिया। अपन आगे भी देखो यहाँ भी यहाँ के लिख देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बुकों में आगे के लिखा रहता है, तो आप यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। के यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ लिख दिया, समझ रहे बात के लिए। तो k+2 यहाँ से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो चाहे k+2 लिखो चाहे 2 + k लिखो, बात एक ही है। लेकिन क्या है, कई बार बुकों में रहता है ना कि k+2 लिखा रहता है, तो आपको लगता है कि सर आपने शायद गलत बता दिया, नहीं
आगे लिखा हो कि उस देखो चाहे अपन 3+2 लिखें चाहे 2+3 लिखें, 2+3 लिखें, बात तो एक ही हो रही है, जोड़ने में तो 5 ही आएगा ना, तो वही बात है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि देखो दिखने में अच्छा लगेगा, जैसे म्यू वर्ग और +2, ठीक है ना, म्यू वर्ग -1 और म्यू वर्ग +2। तो इस प्रकार से जो आ गया यही है क्लाउसियस मोसोटी समीकरण। आप इतना भी छोड़ सकते हैं के मान के लिए, क्योंकि इसमें भी छोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू पे भी छोड़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ में आए वो कर देना। इस प्रकार से हमने जो क्लाउसियस मोसोटी समीकरण आपको बता दिया है कि किस प्रकार से डेरिवेट करना है। काफ़ी यूनिवर्सिटी में ये बड़े फुल मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का अधिकतर आता है, तो आपके लिए इसको अच्छे से समझना है। बाकी आप ध्यान रखें, अपने अपने जो ब्लू प्रिंट होता है, जो अपने आपके जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जिस प्रकार से जहाँ भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस हिसाब से आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी नंबर का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नंबर ही वाला ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से ये क्लाउसियस मोसोटी समीकरण आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये आपको बता दिया है ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें, समझ सकें और है ना इसकी प्रैक्टिस करना। देखो हमने एक बार समझा दिया, अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो दोबारा लेक्चर देखो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हमने छोटी छोटी बारीकी को, लेक्चर लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को भी बताते हैं। जैसे हमने देखो आपने देखा होगा कि हमने गणित की छोटी छोटी बात बताई कि यहाँ से गुणा में होता तो भाग में जाता है, ये अपन 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन तो भी आपको क्या है दिक्कत ना जाए इसलिए आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।